हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्विज फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करें, आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा कि यार वीडियो को शुरू होने से पहले उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम लैंगिक जनन की प्रक्रिया डिस्कस कर रहे हैं और लैंगिक जनन की प्रक्रिया को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा निषेचन और तीसरा निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाओं में हमने युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण के बारे में जाना। उसके बाद कल की क्लास में हमने निषेचन को समझा कि निषेचन क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे निषेचन पश्च घटनाएं। स्टूडेंट्स, निषेचन पश्च घटनाएं जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाओं को निषेचन पश्च घटनाओं में शामिल किया गया है। निषेचन पश्च घटनाओं में क्या होगा, जैसा कि आप जानते हो कल भी हमने निषेचन में पढ़ा था कि जब दो युग्मक मिलते हैं, दो अगुणित युग्मकों का संलयन होता है, निषेचन होता है, तो उसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। और हमने कल ही जान लिया था कि यह युग्मनज क्या होता है, यह युग्मनज द्विगुणित होता है। यह युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित होता है। स्टूडेंट्स, कल भी मैंने आपको बताया था कि एक अगुणित नर युग्मक और एक अगुणित मादा युग्मक का जब निषेचन होता है तो इस निषेचन के फलस्वरूप एक युग्मनज बनता है। चलिए इसको हटा दें। एक युग्मनज बनता है और ये युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित होता है। 2n से इसको डिनोट करते हैं। जिस प्रकार स्टूडेंट्स युग्मक हमेशा अगुणित होता है, उसी प्रकार युग्मनज हमेशा क्या होगा, द्विगुणित होगा, चाहे वो किसी भी पादप किसी भी जंतु में हो, चाहे वो निम्न श्रेणी के पादपों या निम्न श्रेणी के जंतुओं में हो, चाहे वो उच्च श्रेणी के पादपों या उच्च श्रेणी के जंतुओं में हो। जिस प्रकार, ध्यान देना एक बार फिर, छोटी छोटी बातें समझते चलोगे तो आपको एक एक पेज के जो ये वर्णन है ये आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, अन्यथा फिर आपको रटना पड़ेगा। इसलिए छोटी छोटी बातों को समझिए तो बड़ी बातें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी कि जिस प्रकार ये युग्मक हमेशा अगुणित होंगे, उसी प्रकार ये युग्मनज हमेशा क्या होगा, ये युग्मनज हमेशा द्विगुणित होगा। क्लियर है? हटा दो फिर, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है आपको, इसको इरेज कर देते हैं, इससे हमें कोई बस ये नहीं है अभी काम, बस आपको समझाने के लिए बात मैंने बोली थी। तो निषेचन पश्च घटनाओं में जो सबसे पहली घटना होगी वो होगी युग्मनज का निर्माण। ठीक है, ऊपर तो मैंने बोल ही दिया कि लैंगिक जनन के दौरान निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती है। निषेचन पश्च घटनाओं में मुख्य रूप से निम्न घटनाओं को शामिल किया गया। पहला युग्मनज का निर्माण। अब जब वो युग्मनज बन गया था ना द्विगुणित, ये जो द्विगुणित युग्मनज बन गया था, ठीक है, ये जो द्विगुणित युग्मनज बन गया था, ठीक है, ये द्विगुणित, ये दो कोष केंद्र के अंदर है ना, ये द्विगुणित युग्मनज सामान्यतः क्या करता है, इस युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं। क्या होते हैं? समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके कारण ये पहले तो एक कोशिका के रूप में होता है, युग्मनज एक कोशिका है केवल, लेकिन लगातार समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप इसके अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है और उन कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है, धीरे धीरे उनमें विभेदीकरण हो जाता है। युग्मनज से क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। सामान्यतः भ्रूण भी द्विगुणित होता है, सामान्यतः कह रहा हूं, जबकि मैंने युग्मनज के लिए क्या कहा कि द्विगुणित ही होगा, जबकि यहां मैंने कहा सामान्यतः भ्रूण भी क्या होगा, द्विगुणित ही होगा। लेकिन कुछ जीवों में भ्रूण क्या हो सकता है, कुछ जीवों में अगुणित भी हो सकता है। आपको यह बात भी ध्यान में रखनी है, आपको यह बात भी ध्यान में रखनी है। ऊपर मैं कह रहा हूं युग्मनज हमेशा क्या होगा, द्विगुणित ही होगा, 100% जीवों में द्विगुणित ही होगा। लेकिन जो भ्रूण है वो 100% जीवों में द्विगुणित ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ जीवों में भ्रूण अगुणित भी हो सकता है।
तभी तो अगुणित जीव बनेगा। हमने नहीं पढ़ा पिछली कक्षाओं में कि सजीव अगुणित भी हो सकता है और द्विगुणित भी हो सकता है। तो भाई अगर अगुणित है तो उसके लिए भ्रूण भी अगुणित ही होगा ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, वर्णन में कहीं नहीं आएगी, बस आपको क्या करनी है, इनको ध्यान में रखना है। चलिए फिर इसको भी हटा देते हैं और दूसरी घटना के बारे में कहते हैं कि युग्मनज से क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। और यह घटना क्या कहलाएगी, भ्रूणोद्भव, या इसे भ्रूण का विकास या भ्रूण का परिवर्धन भी कह सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, निषेचन पृष्ठ घटनाओं में हम इन दो घटनाओं को केवल पढ़ेंगे। युग्मनज का निर्माण पहली घटना पढ़ेंगे और उसके बाद भ्रूणोद्भव या भ्रूण का विकास दूसरी घटना पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं युग्मनज का निर्माण। परिभाषा बिल्कुल सरल, जैसा कि आप जानते हो, अभी मैंने बताया कि दो अगुणित नर युग्मक और मादा युग्मक, दो अगुणित नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप या के निषेचन के फलस्वरूप, मैंने कहा पर्यायी शब्द दोनों के जगह दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया, द्विगुणित होगा युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, युग्मनज का निर्माण आ जाएगा इसमें। चलो ठीक है, क्या देखो, अगुणित युग्मकों के संलयन, अगुणित युग्मकों से नर और मादा होंगे के संलयन के फलस्वरूप निर्मित द्विगुणित रचना क्या कहलाती है, युग्मनज कहलाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। और ये जो युग्मनज है ना, देखो आप सुनो, ये युग्मनज युग्मकों के संलयन से बना, एक युग्मक नर से आया, एक युग्मक मादा से आया है, यानी कह सकता हूं कि एक पिता से आया, एक माता से आया है, दोनों मिले हैं और एक नई संतति बनने वाली है, एक नई पीढ़ी बनने वाली है। तो इसमें माता और पिता दोनों के ही लक्षण जाएंगे, तो वो भी किसके द्वारा ट्रांसफर होंगे, युग्मनज से। और युग्मनज से एक नए जीवन का प्रारंभ होगा, युग्मनज से एक नए, युग्मनज से भ्रूण बन रहा है ना, भ्रूण से शिशु बनेगा, तो एक नए जीवन का जो प्रारंभ होता है स्टूडेंट्स, वो इस युग्मनज से ही होता है। एक नए जीवन का प्रारंभ इस एरो पर देखिए, इस युग्मनज से ही होता है। तो कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जीवन की पहली कोशिका किसे माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, जीवन की पहली कोशिका किसे माना जाता है, युग्मनज को माना जाता है। इसको भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लोगे। युग्मनज के परिवर्धन से भ्रूण, है ना, ये जो युग्मनज बना है, युग्मनज के परिवर्धन से भ्रूण और भ्रूण के परिवर्धन से नई संतति जन्म लेती है। प्रत्येक लैंगिक जनन करने वाले जीव के जीवन का प्रारंभ एकल कोशिका युग्मनज से होता है, अतः युग्मनज को जीवन की प्रथम कोशिका भी कहते हैं। बस यही है युग्मनज का निर्माण, और क्या है ना। हाँ, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी रहेगी। जैसे मान लीजिए कल हमने बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन पढ़ा, तो स्वाभाविक बात है यार, जिन जीवों में बाह्य निषेचन हो रहा है, बाह्य निषेचन हो रहा है, उनमें युग्मनज कहां बनेगा, शरीर के बाहर ही बनेगा, तरल माध्यम में। ये लाइन लिख लीजिए कि बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य जलीय माध्यम में होता है। और अगर सपोज दैट कि आंतरिक निषेचन हो रहा है, तो स्वाभाविक बात है, कोई विशेष बात तो याद नहीं रखनी ना, कि आंतरिक निषेचन हो रहा है तो युग्मनज मादा शरीर के अंदर ही बनेगा। बिल्कुल, क्या विशेष रखना है इसमें याद, ये लीजिए, आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण मादा शरीर के भीतर होता है। ये लीजिए, युग्मनज के लिए आधा पैराग्राफ लिख दिया, जबकि याद आपको कुछ वैसा विशेष करना नहीं है, सारी बातें आपको याद है ना। ये युग्मनज का निर्माण इस प्रकार से होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बातें क्या होती है, थोड़ी सी बातें तो हर सजीव में अलग अलग होती ही है। जैसे युग्मनज का जब निर्माण होता है, तो ये जो द्विगुणित युग्मनज बनता है ना स्टूडेंट्स, कुछ सजीवों में, जैसे शैवाल में, कवक में, ये जो निम्न वर्गीय, निम्न श्रेणी के जो पादप है ना, इनमें इस युग्मनज के ऊपर प्रतिकूल परिस्थितियों में, यानी विपरीत परिस्थितियों में, एक मोटी परत बन जाती है। क्या हो जाती है, एक मोटी परत बन जाती है। और ये युग्मनज, ये जो संरचना है युग्मनज, बाकी सजीवों का जो युग्मनज है उससे थोड़ी अलग हो जाती है, और इसे निशितांड कहते हैं, यानी निषेचन के फलस्वरूप बना अंड, निशितांड इसका नाम हम रख देते हैं। तो ये बात को आपको एक स्पेशल फैक्ट के रूप में याद रखना है कि अधिकांश निम्न श्रेणी के पादपों, जैसे शैवालों व कवकों आदि में, प्रतिकूल परिस्थितियों में युग्मनज के आसपास, जो युग्मनज है उसके ऊपर आसपास चारों ओर एक मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस युग्मनज को निषिक्तांड या शिष्ट या पुटी कहते हैं।
ये निषिद्धांत विश्राम अवस्था में चला जाता है। विश्रामावस्था में चला जाता है का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको प्रारंभिक कंसेप्ट बताया था कि युग्मनज बनने के बाद युग्मनज में समसूत्री विभाजन होगा और भ्रूण बनेगा। भ्रूण बनेगा। युग्मनज अगर 2n है तो समसूत्री विभाजन से जो भ्रूण बनेगा वो भी क्या होगा, 2n है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो युग्मनज बना, विपरीत परिस्थितियों में इस युग्मनज के ऊपर क्या हो गया, एक मोटी परत जम गई और उस समय उस विपरीत परिस्थिति में ये कहां चल गया, विश्राम अवस्था में चला गया। मतलब इसने आगे कोई समसूत्री विभाजन किया ही नहीं, रेस्टिंग फेज में चला गया। ये रेस्टिंग फेज में कोई विभाजन ही नहीं कर रहा है आगे, बस पड़ा है निष्क्रिय बनकर के। ओके, ये बात समझ में आ गई। विश्रामावस्था में चला जाता है क्योंकि विपरीत परिस्थितियां हैं। लेकिन जब परिस्थितियां इसके अनुकूल होगी, वापस फेवरेबल कंडीशंस पैदा होगी, तब क्या होगा, इन अनुकूल परिस्थितियों में स्टूडेंट्स, इन अनुकूल परिस्थितियों में क्या होगा, ये वापस विभाजन करने लगेगा। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना, जब ये विभाजन करेगा तो समसूत्री विभाजन नहीं करेगा। ये कौन सा विभाजन कर लेगा, ये वापस अर्धसूत्री विभाजन कर लेगा। सर आपने कहा था ना कि युग्मनज में तो समसूत्री विभाजन ही होगा और द्विगुणित भ्रूण बनेगा। बिल्कुल मैंने कहा था सामान्यतः ऐसा होगा, लेकिन कुछ में ये घटना हो सकती है। तो ये जो विश्रामावस्था में युग्मनज था, जब परिस्थितियां अनुकूल हुई तो इसने वापस विभाजन करना शुरू किया। लेकिन विभाजन कौन सा कर लिया भाई, इसने अर्धसूत्री कर लिया। अर्धसूत्री कर लिया तो जो ये 2n युग्मनज बना था ना स्टूडेंट, 2n अर्धसूत्री के फलस्वरूप ये वापस क्या हो गया, वापस क्या हो गया, दो अलग अलग कोशिकाओं में विभक्त हो गया, जो कैसी होंगी, अर्धसूत्री कर लिया ना यार इसने, तो अर्धसूत्री कर लिया तो ये जो इससे कौन सी कोशिकाएं बन जाएगी स्टूडेंट्स, अगुणित कोशिकाएं बन जाएगी। अब क्या होगा, अब ये जो अगुणित कोशिकाएं बनी है, अब जो ये अगुणित कोशिकाएं बनी है, ये अगुणित कोशिकाएं वापस क्या करेगी, समसूत्री विभाजन करना शुरू कर देगी। वापस क्या करेगी, समसूत्री विभाजन करना शुरू करेगी। अब समसूत्री विभाजन करना शुरू किया ना, इधर ले लेते हैं, समसूत्री विभाजन शुरू करना शुरू किया तो भाई कोशिका कौन सी थी, कोशिका थी अगुणित। कोशिका कौन सी थी, अगुणित, ये अगुणित। तो अगुणित में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो भी सजीव यहां पर डेवलप होगा, जो भी पादप, जो भी जंतु बनेगा, वो भी क्या होगा, अगुणित ही होगा ना। तो इस प्रकार से यहां पर इस युग्मनज के परिवर्तन से जो सजीव बनेंगे वो कौन से होंगे, अगुणित होंगे। ऐसा होता है निम्न श्रेणी के पादपों में, और इस प्रकार से अगुणित सजीवों का विकास होता है। यानी जो जीव अगुणित होते हैं ना, उनका युग्मनज, जो द्विगुणित युग्मनज है, वो डायरेक्ट समसूत्री नहीं करता है, जबकि समसूत्री करने से पहले वो एक बार क्या कर लेता है, अर्धसूत्री कर लेता है, ताकि वो जो द्विगुणित युग्मनज है वो वापस क्या हो जाए, अगुणित हो जाए। और फिर अगुणित होने के बाद वो वापस क्या करने लग जाता है, वृद्धि के लिए तो समसूत्री करना पड़ेगा, वृद्धि अर्धसूत्री से नहीं हो सकता। अर्धसूत्री क्यों कर लिया इसने यहां पर, क्योंकि इसका शरीर अगुणित है, और अगुणित कब रहेगा, जब ये वापस आधा आधा हो जाएगा। तो यहां अर्धसूत्री कर लिया, आधा आधा हो गया, अगुणित हो गई वापस कोशिकाएं, गुणसूत्र आधा आधा हो गया, अगुणित हो गई वापस कोशिकाएं। अगुणित होने के बाद इसने क्या शुरू कर दिया, अगुणित होने के बाद इसने वापस समसूत्री विभाजन करना, क्योंकि वृद्धि तो समसूत्री से होगी, वापस समसूत्री विभाजन करना शुरू कर दिया, और इस समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें वृद्धि हुई, इसे एक नया सजीव डेवलप हुआ, और वो नया सजीव भी क्या रहेगा, अगुणित रहेगा। तो इस प्रकार से अगुणित सजीवों की उत्पत्ति होती है, किससे, युग्मनज के परिवर्तन से। आ गई बात समझ में, आ ही गई होगी, इतनी जटिल बात तो नहीं है। ठीक है, चलो फिर भी आप हां भर के बताओ, आई या नहीं आई। चलो भर दो फटाफट यार, आई या नहीं आई बात समझ में, है ना। फिर इसको हटाते हैं अपन, हटा ही देते हैं। आ गई ना सबके, वेरी गुड। चलो फिर देखो, दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स। आप ऐसा नहीं, वीडियो देखा, अब इस क्लास की अच्छी बात यह कि नहीं आया समझ में, तो आप बार बार देखो ना, पीछे जाकर बार बार देखो, वही बात है, ठीक है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, समझना तो आपको ही पड़ेगा। मेहनत जब तक आप खुद नहीं लगाओगे, दिमाग आप खुद नहीं लगाओगे किसी बात को समझने में, तब तक बातें समझ में आने वाली नहीं है। कि बस आपको कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, कहीं उलझे और सर से पूछ लिया, चलो ठीक है सर बता देंगे। लेकिन जब तक आपका दिमाग उस समस्या को सॉल्व नहीं करेगा, जब तक आपका दिमाग खुद पार्टिसिपेट करके, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, और उस समस्या का वो दिमाग स्वयं से समाधान नहीं करेगा,
तब तक आप उस समस्या को का समाधान स्थायी तौर पर नहीं ढूंढ पाओगे। तो बिल्कुल टीचर होते हैं मार्गदर्शन के लिए, लेकिन कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो उसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर नहीं आती तो फिर तो हम तो है ही सी। वैसे ये बातें आ गई होगी समझ में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगुणित और द्विगुणित का कंसेप्ट पूरे पाठ में चला है। मैंने बहुत सीरियसली इस पहले चैप्टर को लिया है, क्योंकि मुझे पता है अगर पहला चैप्टर क्लियर हो गया तो बाद के चैप्टर्स में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फिर अपन आसानी से चीजों को समझते चलेंगे। चले बढ़े आगे, ज्यादा बातें तो नहीं कर ली ना, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी लग जाता हूं मैं बातों में, ज्यादा तो नहीं कर ली ना बातें। चलो ठीक है, तो ये बातें हो गई। इसी को मैंने आगे बताया कि अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये जो निश्चितांड है, ये जो युग्मनज है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित हो जाता है। पहले अगुणित होता है और अगुणित होने के बाद क्या करता है, इन अगुणित कोशिकाओं में अब लगातार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नई संतति बनती है, अगुणित होती है, वो के फलस्वरूप अगुणित संतति उत्पन्न होती है। ये लीजिए युग्मनज का निर्माण का जो टॉपिक था पहला निषेचन पश्च घटनाओं में, वो तो हमारा यहां पर पूरा होता है स्टूडेंट्स। अब दूसरे पर आ जाते हैं सीधा, बिना किसी देरी के दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं, भ्रूणोद्भव या भ्रूण का परिवर्धन। अभी अभी बताया भ्रूणोद्भव भी आपको। सामान्यतः बात करते हैं, सामान्यतः क्या होता है भ्रूणोद्भव में? अरे वही बातें हैं, वही, कुछ नहीं है, बस पेज भरने हैं आपको, बातें वही है, कोई नई बात नहीं है स्टूडेंट्स, वही तो बता रहा हूं रे। युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज सामान्यतः क्या होगा? सामान्यतः समसूत्री विभाजन होगा सर, और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इस द्विगुणित युग्मनज से संख्या बढ़ जाएगी इसके अंदर, और क्या बन जाएगा? द्विगुणित भ्रूण बन जाएगा, और इस द्विगुणित भ्रूण से द्विगुणित संतति की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है ना, यही तो बताया, सामान्यतः तो यही होगा। हाँ मैंने बताया अभी अभी, ये भी अपवाद स्वरूप जो निम्न श्रेणी के हैं उनमें क्या होगा कि ये समसूत्री से पहले क्या कर लेगा? अर्धसूत्री विभाजन कर लेगा, और पहले अगुणित कोशिकाएं बनाएगा, और फिर अगुणित कोशिकाओं में वही समसूत्री विभाजन होगा, वही भ्रूण बनेगा, लेकिन भ्रूण कैसा हो जाएगा? अगुणित, और इससे वही संतति बनेगी, लेकिन संतति कैसी हो जाएगी? अगुणित। बस ये बीच में लाइन खींच दो, ये थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है, बाकी तो भ्रूणोद्भव की वही प्रक्रिया है ना। तो देखो क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है स्टूडेंट्स, नोट्स पर ध्यान देते हैं, क्या लिखना है आपको? सॉरी यार, आपको लिखना है ये, देखो पूरी बातें वही है। द्विगुणित युग्मनज में लगातार समसूत्री कोशिका विभाजन व कोशिका विभेदीकरण, विभेदीकरण भी एक शब्द है, विभेदीकरण को ध्यान रखना। जो देखो थोड़ा सा समय दे ही देते हैं इसको। ये युग्मनज था एक कोशिका, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, तो इससे तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी भाई, इससे तो कोशिकाओं की क्या बढ़ जाएगी? संख्या बढ़ जाएगी। इस प्रकार से कोशिकाओं का समूह बन जाएगा एक, इस कोशिकाओं के समूह को हम कह सकते हैं भ्रूण। अब क्या, ये तो हो गया कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन के बाद जितनी भी कोशिकाएं बनी ना, ये कोशिकाएं अपना अपना काम करेगी। कोई कोशिकाएं जाकर आंख बनाएगी, कोई कोशिकाएं जाकर कान बनाएगी, कोई कोशिकाएं जाकर नाक बनाएगी, हाथ पैर मुख सबकी का निर्माण करेगी। तो प्रत्येक कोशिका अपने अपने कार्य और संरचनाओं का निर्माण करना शुरू कर देती है, अपने अपने कार्यों में लग जाती है। तो ये चीज क्या कहलाती है? विभेदीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? इस चीज को हम विभेदीकरण कहते हैं, कि भाई जो लाखों करोड़ों कोशिकाएं बनी हैं, वो लाखों करोड़ों कोशिकाएं अलग अलग कार्य और संरचना के अनुसार अलग अलग भागों में विभेदित हो जाती है और अपना अपना कार्य करना शुरू कर देती है। तो वो चीज को हम विभेदीकरण कह सकते हैं। आगे बात समझ में। तो द्विगुणित युग्मनज में लगातार समसूत्री कोशिका विभाजन व कोशिका विभेदीकरण के फलस्वरूप भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। वही बात है, समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण की कोशिकाओं में लगातार वृद्धि होती है। होगी सही भाई, समसूत्री हो रहा है, कोशिकाएं बढ़ रही है, कोशिकाएं बढ़ रही है, तो भ्रूण की कोशिकाओं में लगातार वृद्धि होगी। इस प्रकार कोशिका विभेदन के फलस्वरूप भ्रूण में ऊतक व अंग तंत्रों का विकास होगा। मैंने बताया विभेदन क्या होगा, जहां पर प्रत्येक कोशिका कोई ना कोई अंग और ऊतक का निर्माण करना शुरू करेगी। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखने की, इस प्रकार कोशिका विभेदन के फलस्वरूप भ्रूण में ऊतक अंग व अंग तंत्रों का क्या होता है? विकास होता है। एक बात और आप थोड़ी छोटी सी यहां पर ध्यान रखना कि ये जो भ्रूण में ऊतक अंग या अंग तंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया है ना, इसको मार्फोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मार्फोजेनेसिस। ये देखो लिखा भी है,
भ्रूण में विभिन्न आंतरिक व बाह्य संरचनाओं के विकास की प्रक्रिया मार्फोजेनेसिस कहलाती है ना, को मार्फोजेनेसिस कहते हैं। तो इसको भी अलग से नोट डालकर यही लिख लेना, परिभाषा अलग से पूछी जा सकती है आपसे मार्फोजेनेसिस की। भ्रूणोद्भव को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। अलग अलग सजीवों में भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया में कुछ अंतर देखने को मिलता है। अंतर वही है स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया ना आपको। पहला तो वही निम्न श्रेणी के पादप जैसे कवक और शैवालों में क्या होता है, देखो अगुणित सजीवों जैसे शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा आदि में द्विगुणित युग्मनज, जो द्विगुणित युग्मनज था वो पहले क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित कोशिका का निर्माण करता है। अगुणित कोशिका बन गई। तत्पश्चात अगुणित कोशिका में लगातार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित भ्रूण व भ्रूण से अगुणित संतति का जन्म होता है। यह बात मैं आपको समझा चुका हूं। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये कुछ पादपों में जैसे टेरिडोफाइटा के पादपों में क्या होता है कि जो द्विगुणित भ्रूण बना है, अब देखो ये थोड़ा अलग प्रकार का है। जो द्विगुणित भ्रूण बना है, इस द्विगुणित भ्रूण से पहले पादप बन जाएगा, पादप का थैलस बन जाएगा, पादप शरीर बन जाएगा, ठीक है। और ये पादप थैलस, पादप का शरीर भी कैसा होगा, द्विगुणित होगा। अब इस द्विगुणित जो पीढ़ी बनी, जनरली द्विगुणित पीढ़ी के लिए बीजाणुद्भिद पीढ़ी का प्रयोग कर लेते हैं, बीजाणुद्भिद। तो द्विगुणित के लिए बीजाणुद्भिद का प्रयोग भी कर लेते हैं, क्योंकि ये जो संरचना बनी है ना, ये जो संरचना बनी है, अब इस लाइन पे ध्यान मत देना, ये जो संरचना बनी है ये इस द्विगुणित संरचना से बनी है, ये खुद भी द्विगुणित है। तो जिस संरचना का निर्माण द्विगुणित संरचना से होता है, इस संरचना को या इस पादप को, इस जंतु को हम बीजाणुद्भिद कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बीजाणुद्भिद। तो ये एक बीजाणुद्भिद पादप बन गया। अब इस बीजाणुद्भिद पादप में क्या होगा, अलग अलग बीजाणुधानियों का निर्माण होगा। जैसे एक बीजाणुधानी ये बन गई यहां पर, है ना, ये यहां पर, और एक बीजाणुधानी ये बन गई यहां पर। ये भी 2n है, ये भी 2n है, ओके, ये भी 2n है। अब क्या होता है विद्यार्थियों, ये जो बीजाणुधानियां बनी है ना, इन बीजाणुधानी के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो अर्धसूत्री विभाजन कर लेती है। क्या कर लेती है वो, अर्धसूत्री विभाजन। बिल्कुल डिफरेंट है, आप स्टार लगा लेना इसके ऊपर और अच्छे से याद कर लेना इसको। तो इन बीजाणुधानियों के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके फलस्वरूप क्या बन जाते हैं, अगुणित बीजाणु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अगुणित बीजाणु बन जाते हैं। ये लीजिए, अगुणित बीजाणु बन जाते हैं। और फिर इन अगुणित बीजाणुओं का अंकुरण हो जाता है डायरेक्ट, है ना। ये मिट्टी में गिर गए, मिट्टी में इनका अंकुरण हो गया। अंकुरण हो गया तो इनसे एक नया पादप बनेगा। और ये पादप कैसा होगा स्टूडेंट, बताइए, अगुणित या द्विगुणित। अरे अगुणित बीजाणु से बनाए तो पादप कैसा होगा, अगुणित होगा। सर ये क्या हुआ, हाँ यही हुआ। क्या हुआ, देखो दोबारा देखो, ये द्विगुणित संरचना थी, द्विगुणित संरचना से द्विगुणित पादप बना पहले। ये पादप के अंदर क्या हुआ, अब ये कायिक संरचना बन गई। अब इस पादप के अंदर क्या हुआ, बीजाणुधानियां बनी। बीजाणुधानी ने क्या कर लिया, बीजाणु बना लिया, और बीजाणु से एक नया पादप बना, और वो नया पादप क्या हुआ, वो अगुणित हुआ। तो यहां पर एक अवस्था तो जो पादप की है वो द्विगुणित अवस्था में पाया जा रहा है, और एक अवस्था कौन सी पाई जा रही है, द्विगुणित से कौन सी बन रही है, अगुणित बन रही है ना। और इनका संलयन हो गया इन युग्मकों का, तो इससे जो बनेगी वो वापस ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी द्विगुणित। यानी यहां पादप के दो रूप, पादप एक ही है लेकिन इसकी दो अवस्थाएं देखने को मिल रही है। एक अवस्था में तो ये क्या होता है, द्विगुणित फॉर्म में होता है, और इसके ऊपर जो बीजाणुधानियां बनी, बीजाणुधानियों के बीजाणु अगर डायरेक्ट अंकुरित हो जाते हैं, डायरेक्ट अंकुरित हो जाते हैं, तो उससे जो पादप बनता है वो कैसा होता है, वो अगुणित होता है। समझ रहे हो ना। तो एक ही पादप दो फॉर्म में पाया जाता है, द्विगुणित फॉर्म में भी पाया जाता है और अगुणित फॉर्म में भी पाया जाता है। तो कुछ में ऐसा भी देखने को मिलता है। इसको कहा जाता है, अच्छा ये किस में देखने को मिलता है, ये टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, ऐसा टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है, ठीक है। और इस प्रकार का जो भ्रूणोद्भव है ना, उसको कहा जाता है द्विगुणित अगुणित, क्योंकि पहले द्विगुणित बना और फिर द्विगुणित से एक नया पादप शरीर बना अगुणित। तो इस प्रकार का जीवन चक्र कहलाता है द्विगुणित अगुणित, यानी डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी इसको इंग्लिश में कहते हैं, डिप्लोहैप्लॉन्टिक इसको इंग्लिश में कहा जाता है। चलिए इसको हटा देते हैं, देखो लिखते हैं नोट्स क्या है। कुछ अगुणित पादपों जैसे टेरिडोफाइटा के पादपों में
द्विगुणित युग्मनज लगातार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, द्विगुणित युग्मनज है, लगातार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उसने पहले द्विगुणित भ्रूण बना लिया और इस द्विगुणित भ्रूण से क्या बन गया, बीजाणु पादप बन गया। जैसे मैंने बताया पहले द्विगुणित बना, लेकिन अब क्या हुआ, ये जो द्विगुणित पादप बना है तत्पश्चात द्विगुणित बीजाणु पादप पर अगुणित बीजाणुओं का निर्माण हो गया। ठीक है, अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है और इन अगुणित बीजाणु ये मिट्टी के जब संपर्क में आए तो इनसे क्या बन गया, इन अगुणित बीजाणुओं के अंकुरण के फलस्वरूप एक नया अगुणित पादप का निर्माण होता है। यानी यहां एक ही पादप की जाति है, एक ही पादप है, वो द्विगुणित फॉर्म में भी पाया जा रहा है और अगुणित फॉर्म में भी पाया जा रहा है, द्विगुणित फॉर्म में भी पाया जा रहा है और अगुणित फॉर्म में भी पाया जा रहा है। आ रही है बात समझ में? तो इस प्रकार का जो जीवन चक्र है स्टूडेंट, ऐसे पादपों का जीवन चक्र द्विगुणित अगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित अगुणित होता है। आशा करता हूं यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यह है भ्रूणोद्भव, ऐसे हो रहा है भ्रूणोद्भव। अलग अलग तरीके हैं, निम्न श्रेणी में टेरिडोफाइटा में कुछ अलग घटनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, अधिकांश जीवों में क्या देखने को मिलता है? अधिकांश जीवों में तो आनंद है, कुछ याद नहीं करना। अधिकांश सजीवों में द्विगुणित युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के लगातार परिवर्धन से संतति की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के सजीवों में द्विगुणित जीवन चक्र पाया जाता है, क्योंकि यहां पर युग्मनज से लेकर के संतति के निर्माण तक जीव क्या होता है? द्विगुणित ही होता है। तो इस प्रकार का जीवन चक्र द्विगुणित जीवन चक्र ही कहलाता है। ठीक है, यह बात को भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही कुछ बातें आपको इस प्रकार से ध्यान रखनी है कि अधिकांश सजीवों में, ये वाली बात से रिलेटेड, कि अगर पादप है तो पादप में भ्रूण के परिवर्तन से बीज व बीज के अंकुरण से नवपादप का निर्माण होगा। और अगर जंतु है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? जंतु है तो क्या होगा? जंतुओं में भ्रूण का परिवर्तन दो प्रकार से होगा। कुछ जंतुओं में भ्रूण का परिवर्तन मादा के गर्भाशय में होता है। ये जंतु सजीव प्रजनक या जरायुज कहलाते हैं। समझ रहे हो? भ्रूण का परिवर्तन मादा के गर्भाशय में होता है। तो मादा के गर्भाशय में भ्रूण डेवलप हो रहा है, तो यहां पर जो है, ये जो जीव है, ये जो जंतु है, ये बच्चे को जन्म देगा और ऐसा जीव क्या कहलाएगा? सजीव प्रजनक, यानी सजीव को जन्म देने वाला। शिशु प्रजनक भी कह सकते हैं या फिर जरायुज भी कह सकते हैं। इंग्लिश में विविपेरस कहते हैं इसको। तो जंतुओं में भ्रूण का परिवर्तन दो प्रकार से होता है। कुछ जंतुओं में भ्रूण का परिवर्तन मादा के गर्भाशय में होता है। ये जंतु सजीव प्रजनक या जरायुज कहलाते हैं। अब देखिए कुछ क्या देखने को मिलता है, कुछ जंतुओं में क्या देखने को मिलता है। कुछ जंतुओं में भ्रूण का परिवर्तन मादा शरीर के बाहर अंडों में होता है। देखा होगा आपने, मुर्गी है, अंडा देती है और फिर उसके अंदर बच्चा बनता है। तो कुछ जंतुओं में भ्रूण का परिवर्तन क्या होता है? मादा शरीर के बाहर अंडों में होता है। ये जंतु अंड प्रजनक कहलाते हैं, क्योंकि अंडे को जन्म देते हैं। इंग्लिश में ओविपेरस इसको कहा जाता है। तो ये बातें थोड़ा सा देखने को मिलती है अधिकांश सजीवों में। तो अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको याद कर लेना, ज्यादा टफ तो नहीं है, आसानी से आप इनको याद रख सकते हो। स्टूडेंट, इन दोनों के विविपेरस और ओविपेरस के अलावा एक रोचक तथ्य भी आपके सामने रखते हैं कि जो कंगारू है ना, कंगारू एक अंड शिशु प्रजनक है। अंड शिशु प्रजनक क्या है? अंड शिशु प्रजनक है, ओवा विविपेरस। क्यों है ओवा विविपेरस? देखो, पढ़ो इस बात को कि इसमें भ्रूण का परिवर्तन अंडे में ही होता है। भ्रूण अंडे के अंदर बनता है, लेकिन जो अंडा है ना, वो शरीर के बाहर नहीं है, अंडा शरीर के भीतर है। परंतु अंडा मादा शरीर के भीतर होता है। जैसे जैसे अंडे से शिशु बनता है, अब अंडे से शिशु बन रहा है मादा शरीर के अंदर ही। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, इनकी जो गर्भाशय होता है, वो गर्भाशय फोल्ड होकर के योनि मार्ग से बाहर निकल जाता है, जिसको शिशुधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिशुधानी कहा जाता है। तो वो अंडे से जैसे जैसे शिशु बनता जाता है ना, वैसे वैसे उस शिशुधानी में से बच्चा बाहर निकलता जाता है। आपने देखा होगा कंगारू को, कंगारू में जब चलता है तो उसके जो थैली है वो, उसको शिशुधानी कहा जाता है। उसमें से मुंह बाहर निकला रहता है उसके बच्चे का। तो ऐसा नहीं कि बिठा करके कहीं घुमा रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि वो जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है वो डेवलप हो चुका है, अंडे से बाहर आ चुका है, इसलिए वो अंडे से बाहर आ गया ना, तो वो थैली भी कोई गर्भाशय की जो थैली है, जो शिशुधानी जिसको कह रहे हैं, उसमें से उस बच्चे ने मुंह बाहर निकाल लिया। तो वो तो वातावरण के संपर्क में, लेकिन जो अंदर वाला हिस्सा है ना, वास्तव में वो जो अंडा है अंदर, उसके अंदर ही है, उसका परिपक्वन नहीं हुआ। जिस दिन उसका परिपक्वन पूरा हो जाएगा ना, जिस दिन वो भी परिपक्व हो जाएगा, शेष भाग भी, उस दिन ये बच्चा कूद करके बाहर आ जाएगा थैली में से, और इस प्रकार से जो है कंगारू के बच्चे का जन्म हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? वही मैं कह रहा हूं कि कंगारू एक अंड शिशु प्रजनक है।
इसमें भ्रूण का परिवर्तन अंडे में ही होता है, परंतु अंडा मादा शरीर के भीतर होता है। जैसे जैसे अंडे से शिशु बनता जाता है, शिशु गर्भाशय थैली से बाहर निकलता जाता है। गर्भाशय थैली यानी शिशुधानी हम कह सकते हैं इसको, से बाहर निकलता जाता है। तो इस प्रकार के भी जीव होते हैं स्टूडेंट, जो ना तो पूरी तरह से अंड प्रजनक होते हैं, ना पूरी तरह से शिशु को जन्म देने वाले होते हैं, बल्कि आधा अंडा और आधा बच्चा होता है इनके अंदर। समझ रहे हो? कंगारू सबने देखा है। ये स्तनधारी है कंगारू, यानी हमारी मनुष्य की श्रेणी में आता है। गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली की श्रेणी में कंगारू आता है स्तनधारी, यानी कि जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, जो अपने बच्चों को दुग्धपान करा सकते हैं, उनको स्तनधारी कह सकते हो आप सरल भाषा में। और कंगारू भी एक स्तनधारी है, लेकिन इसके लिए एक अलग से क्लास बनाई गई है, एक अधिवर्ग इसके लिए बनाया गया है, जिसको मार्सुपिलिया कहते हैं। और उस मार्सुपिलिया में इन कंगारुओं को रखा गया है। मार्सुपिलिया जो अधिवर्ग है, जो क्लास है, उसमें ऐसे जीवों को रखा गया है जिसके अंदर इस प्रकार की शिशुधानियां पाई जाती है। कुछ और भी उदाहरण है, इसीलिए इन जीवों को मार्सुपियल एनिमल कहा जाता है। कभी पूछ ले मार्सुपियल एनिमल का उदाहरण, तो कंगारू मार्सुपियल एनिमल का उदाहरण है, जिसमें ऐसा बच्चा बाहर निकला रहता है ना, यानी कि आधा अंडा है और आधा बच्चा बन चुका है, और आधा बच्चा जो नहीं बना है वो भी अंडे के अंदर ही है। मार्सुपियल जंतु कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनको जो क्लासिफिकेशन है, जंतु का वर्गीकरण है, उसमें मार्सुपिलिया अधिवर्ग के अंदर इनको रखा जाता है। तो ये आज का स्पेशल फैक्ट है स्टूडेंट, इसको भी याद रखना। इसी के साथ आपके निषेचन पश्च घटनाएं भी समाप्त होती है, और निषेचन पश्च घटनाओं के समाप्त होने के बाद लैंगिक जनन भी आपका यहां पर समाप्त होता है। अब लैंगिक जनन जब समाप्त कह रहा हूं, तो आप एक रिलीफ, एक राहत की सांस ले रहे होंगे, क्योंकि ये पार्ट आपका लगभग अब समाप्त हो चुका है। लगभग समाप्त हुआ है, अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ है। बिल्कुल कुछ एक दो क्लासें हम इस पार्ट की ओर लगाएंगे, इस चैप्टर की ओर लगाएंगे। उसके बाद ये आपका जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट है। 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी हम इस चैप्टर में कर चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक जो लैंगिक जनन का बनता है वो है लैंगिक जनन का महत्व। तो लैंगिक जनन का जो महत्व है स्टूडेंट्स, बहुत सरल महत्व है। पहले भी बातें कर चुके हैं, अलैंगिक जनन में भी इन बातों को हम दोहरा चुके हैं। इसीलिए आज की बड़ी क्लास हो सकती थी, लेकिन मैंने बहुत संक्षेप में इस क्लास को पूरा कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब आपको व्यर्थ समय देने की जरूरत है, क्योंकि आप ये सारी चीजें पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। लैंगिक जनन का महत्व क्या है? अरे भाई, इसमें नर से युग्मक आता है, मादा से युग्मक आता है, फिर नई संतति बनती है, तो इससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। पहला महत्व तो यही है ना, कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जो जीवों को वातावरण के अनुकूल बनाती है। वातावरण के अनुकूल बनाती है। विभिन्नताएं तो वातावरण में जीने के लिए तैयार करती है। विभिन्नताएं नहीं होगी तो फिर मान लीजिए कोई महामारी फैले, भी महामारी फैले, आपने देखा लोगों में, कुछ लोग जो है वो हमें इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, हमें छोड़ करके चले गए। कुछ लोग महामारी से लड़ करके वापस रिकवर होकर के आए। क्यों? क्योंकि विभिन्नताएं थी। कुछ लोगों में ऐसी विभिन्नताएं थी कि वो फटाफट उस रोग से, उस वायरस से संक्रमित हो गए और वो सर्वाइव नहीं कर पाए। कुछ लोगों में ऐसी विभिन्नताएं थी कि वो उनके अंदर उस वायरस से लड़ने की क्षमता थी, और उस विभिन्नता के कारण वो लोग जीवित रहे, नहीं तो वो भी मर जाते। तो लैंगिक जनन के कारण ही ये विभिन्नताएं आती है। लैंगिक जनन के कारण ही ये विभिन्नताएं आती है, जो जीवों को वातावरण के अनुकूल बनाती है, जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। दूसरी बात, लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो ये विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है, वो जैव विकास में सहायक होती है। यानी इसके फलस्वरूप लगातार धीरे धीरे जीवों का क्या होता चलता है? विकास होता चलता है। थोड़े थोड़े परिवर्तन आते जाते हैं, वो परिवर्तन संचित होते जाते हैं, परिवर्तन संचित होते जाते हैं, और संचित होते होते एक दिन इतने बड़े हो जाते हैं, हजारों सालों में, कि वो जो जाति है, वो जो जीव है, वो अपनी मूल जाति से, जो अपनी वास्तविक जाति थी, जैसा वो दिखता था 1000 साल पहले, उससे बिल्कुल अलग दिखने लगता है। यह घटना जैव विकास कहलाती है। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि मनुष्य जो है उसका पूर्वज बंदरों को माना जाता है ना, चिंपैंजी को माना जाता है या बंदर को माना जाता है। तो इसका क्या ये मतलब हुआ क्या? तो स्टूडेंट, क्या वास्तव में हमारे पूर्वज बंदर थे? अब बहुत सारे इस चीज में उलझे हुए हैं। क्या वास्तव में हमारे पूर्वज बंदर थे, वानर थे? तो ऐसा नहीं है यार, ये गलत बात है ना। बंदर नहीं थे, बंदर बंदर ही थे, वो आज भी बंदर ही हैं। स्वरूप की बात अगर की जाए तो आज से लाखों साल पहले अगर चले जाएं, तो हमारे जो पूर्वज थे ना, वो बंदर जैसे ही दिखते थे। समझ रहे हो क्या क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन लगातार उनमें विभिन्नताएं आती गई, और वो जो है एक उनके रूप परिवर्तन होते गए, और आज का आधुनिक मानव जैसी उनकी शकल हो गई। लेकिन अगर पीछे जाकर के देखें पूर्वज,
है ना। पूर्वज हमारे जो है, पूर्वज से तात्पर्य हमारा जो हमारे पुरानी जनरेशन है, लाखों साल पहले का जो मनुष्य है, उसके बंदर जैसा दिखाई देने से तात्पर्य कि उसके शरीर पर बाल हुआ करते थे गहरे, नाखून बड़े बड़े हुआ करते थे, दांत बड़े बड़े हुआ करते थे, इस प्रकार का उसका स्वरूप था, क्योंकि वो मांसाहारी था, वो शिकार करके खाता था, इस प्रकार का उसका स्वरूप था। उसकी पूंछ हुआ करती थी, तो वानर से मिलता जुलता उसका रूप था। इसलिए पूर्व कह दिया गया कि मनुष्य का जो एंशिएंट रूप है ना, वो वानर जैसा था, इसलिए उसको उसका पूर्वज बता दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें लगातार परिवर्तन होते गए और आज का आधुनिक मनुष्य आपको देखने को मिलता है। तो ये विभिन्नताएं होती है, विभिन्नताओं के कारण ही नया स्वरूप आता है। ये जैव विकास का हिस्सा होती है, इसको जैव विकास कहते हैं। आशा करता हूं ये बातें भी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज की क्लास को फिर विराम देते हैं यहीं पर। आज हमारा जो है क्विक लर्नर से हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी, समय की थोड़ी अल्पता है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में क्विक लर्नर से मुलाकात होगी। आज क्विक लर्नर से मुलाकात नहीं हो पाएगी। आज की क्लास को यही विराम देते हैं। आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।